जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की जो न्यू वैकेंसी आया है दोस्तों, इसके लिए कौटिल्य जीएस एकेडमी का जो संस्था है उनका द्वारा दोस्तों एक बुक निकाला गया है जो कि न्यू है, जिसमें टोटल इस बुक में 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। प्रतिदिन हम लोग एक प्रैक्टिस सेट देखेंगे और इसका आप लोग का पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हम लोग क्वेश्चन को बढ़ते हैं और सभी क्वेश्चन का दोस्तों 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन को हम लोग फुल डिस्कशन के साथ इसको देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है पहला सेट का कि ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख है। तो याद रखिएगा, ऋग्वेद में कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख आपसे पूछेगा तो चतुर्थ मंडल में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, चतुर्थ मंडल। और दोस्तों, ऋग्वेद संहिता के मूल भाग में कृषि महत्व के केवल 3 शब्द दिया गया है और तीनों शब्द याद रखिएगा, उदर, पान्य और संपत्ति। यह तीनों शब्द वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। देखिए दोस्तों, 1374 ईस्वी में बोका प्रथम ने चीन में एक दूत मांडव भेजा था और बोका प्रथम का वेद मार्ग प्रतिष्ठापक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, बोका प्रथम। विजयनगर का दोस्तों जो बोका प्रथम था यह चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था, याद रखिएगा। और बोका प्रथम को क्या कहा जाता है, तो वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 बोलता है कि प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था। तो याद रखिएगा दोस्तों, प्लासी का युद्ध पहले हुआ था कब, तो यहाँ दोस्तों प्लासी की जो लड़ाई हुआ था 23 जून 1757 को अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। और इस युद्ध के समय मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय के समय हुआ था और आलमगीर द्वितीय का जो कार्यकाल था 1754 से 1759 ईस्वी तक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आलमगीर द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार सबसे बाद की कौन सी घटना घटित हुई थी। तो देखिए दोस्तों, जो यहाँ पर आपको बारदौली सत्याग्रह दिया गया है, ये आपको 1928 ईस्वी में हुआ था। फिर आपका चटगांव शस्त्रागार लूट दोस्तों, यह आपका 1930 ईस्वी में हुआ था। फिर आपको यहाँ पर दिया गया है काकोरी संयंत्र, तो यह दोस्तों 9 अगस्त 1925 को हुआ था, काकोरी संयंत्र। फिर आपका यहाँ दोस्तों नौजवान भारत सभा की स्थापना, तो यह दोस्तों आपको 1926 ईस्वी में हुआ था। तो सबसे बाद में बोल रहा है दोस्तों, तो सबसे बाद में यहाँ कौन सा हो जाएगा, तो देखिए जो 1930 में है चटगांव शस्त्रागार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा, चटगांव शस्त्रागार 1930 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल वायसराय के समय में हुआ था। तो द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन दोस्तों याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। और यह कब हुआ था, तो 1903 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। और देखिए दोस्तों, इस दरबार में यानी कि द्वितीय दिल्ली दरबार में एडवर्ड सप्तम एवं महारानी एलेक्जेंडा को भारत की सम्राट एवं सामग्री घोषित कर दिया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता के संस्थापक हैं। तो देखिए दोस्तों, कलकत्ता के संस्थापक आपसे पूछेगा तो जॉब चौरनौक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। कलकत्ता का दोस्तों गोविंदपुर और सुतानुती को मिलाकर ही आधुनिक कलकत्ता का नींव रखी थी और कौन रखा था, तो जॉब चौरनौक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, किस समिति ने सर्वप्रथम सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश की थी। तो देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम चौलैया समिति जो है दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, यह आपका राइट हो जाएगा। चौलैया समिति ने सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश की थी और यह दोस्तों वर्ष 1994-95 में 3 सेवाओं लागू किया था, टेलीफोन, बीमा तथा शेयर बाजार पर, याद रखिएगा। किन किन पर दोस्तों, टेलीफोन, बीमा और शेयर बाजार पर दोस्तों यह सेवा कर लगाया था, याद रखिए। कौन, तो चौलैया समिति। नेक्स्ट है, प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्न में से किसके बराबर होता है। तो देखिए दोस्तों, प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग कहेगा तो यह दोस्तों राजकोषीय घाटा के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, राजकोषीय घाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 9। देखिए 9 बोल रहा है कि मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंध कौन सा वक्र दर्शाता है। तो देखिए दोस्तों, जो फिलिप्स वक्र है यह मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के बीच को संबंध को दर्शाता है और यह दर्शाता है दोस्तों कि अगर मुद्रास्फीति कम हो तो बेरोजगारी बढ़ती है, तो मुद्रास्फीति में वृद्धि होने पर बेरोजगारी में कमी होती है, याद रखिएगा। तो आपका राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, फिलिप्स वक्र। नेक्स्ट है,
एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है तो इस प्रकार के से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार को जो है हॉट मनी जाना जाता है। हॉट मनी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा हॉट मनी। हॉट मनी को दोस्तों, यह धन आसानी से विदेश से आता है और आसानी से भी चला जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कथन गलत है। तो किसका कथन गलत है देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था, जो कि यह सही है। देखिए दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत ही पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। ये भी सही है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में केंद्रीय शासन की नींव रखी गई थी। नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय स्वायत्ता शुरुआत की गई थी। ये भी सही है दोस्तों। नेक्स्ट है कि 1909 के अधिनियम के अंतर्गत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को शुरुआत की गई थी, जो कि यह दोस्तों गलत है। देखिए, 1909 के अधिनियम के अंतर्गत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई 1892 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत दोस्तों अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा दोस्तों, इसका मिलान यह कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि अंतरिम सरकार 1946 के मंत्री और उसके विभाग को सही मिलान कीजिए। तो देखिए दोस्तों, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इनके अंतर्गत गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय बनाए थे दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, यहाँ हो जाएगा गृह विभाग। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों, यह खाद्य एवं कृषि विभाग के थे। तो खाद्य एवं कृषि विभाग के कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जगजीवन राम दोस्तों, यह श्रम विभाग के मंत्री थे। और लियाकत अली खान, यह दोस्तों वित्त विभाग के थे। तो आप इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका 2, 1, 4, 3। तो 2, 1, 4, 3 देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है 2, 1, 4, 3, तो इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, बोलता है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान किया गया है। और यह दोस्तों अनुच्छेद जो 367 है, यह भाग 20 के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जारी होने के कितने माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होने आवश्यक है? तो 14 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1 माह। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जारी होने से दोस्तों 1 माह के भीतर संसद दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 15 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा किसका नियुक्ति नहीं किया जाता है? तो देखिए, प्रधानमंत्री को दोस्तों आपका देखिए प्रधानमंत्री, संघ शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और महान्यायवादी की नियुक्ति दोस्तों, ये सभी को दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेकिन दोस्तों कैबिनेट सचिव की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति यानी कि ACC के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह दोस्तों कैबिनेट सचिव की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, जो 9 डिग्री चैनल है दोस्तों, यह लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है। तो लक्षद्वीप और मालदीव के मध्य दोस्तों 9 डिग्री चैनल है, जो कि यह आपको सही है। नेक्स्ट है डंकन पान, जो कि दक्षिण अंडमान और मध्य अंडमान के मध्य स्थित है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि यह सुमेलित नहीं है। डंकन पास दक्षिणी अंडमान और मध्य अंडमान के मध्य स्थित नहीं है। देखिए, जो डंकन पास है दक्षिणी और छोटा अंडमान द्वीप समूह क्या है? भारत का दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। तो भारत का सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी दोस्तों याद रखिए कार्डेमम की पहाड़ी है, सबसे दक्षिण में है, यह है कार्डेमम। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज आग्नेय तथा क्यांतिक चट्टान में नहीं पाया जाता है? देखिए दोस्तों, आग्नेय तथा क्यांतिक चट्टानों में खनिज दरारों, जोरे, भ्रंश व विद्रोह में मिलते हैं और यह छोटो जमाव सिराओं के रूप में और बृहद जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। मुख्य धात्विक 18 का ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं और उपरोक्त में से एक से अधिक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पाइराइट पाए जाते हैं? तो देखिए दोस्तों, सर्वाधिक पाइराइट कहेगा तो यह आपका बिहार राज्य में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। देखिए, मच्छिक या पाइराइट एक खनिज है जिसमें लौह और गंधक का यौगिक है।
इसे दोस्तों हम लोग मूर्खों का सोना भी कहते हैं। भारत में लगभग 95% पायरेट जो है यह बिहार में पाए जाते हैं और बिहार के कैमूर और रोहतास जिले में पायरेट के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह कारक नहीं है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करता है। तो 20 का आपका राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, औसत वर्षा। देखिए, किसी क्षेत्र के दीर्घकालिक औसत मौसमी दशाओं को जलवायु कहते हैं और किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारकों का हम लोग देखते जैसे दोस्तों निम्न रूप से देखा जाता है। जैसे अक्षांशीय स्थिति में देखा जाए तो पवन, ऊंचा वच, समुद्र से दूरी, महासागरीय जलधारा, ऊंचाई, वनस्पति के प्रकार और चक्रवात आदि। नेक्स्ट है, भारत की अंतिम मुगल शासक कौन था। तो भारत का दोस्तों अंतिम मुगल शासक याद रखिएगा बहादुर शाह द्वितीय था अंतिम मुगल शासक। और इसका दोस्तों बहादुर शाह द्वितीय का जन्म 24 अक्टूबर 1775 को हुआ था और यह 7 नवंबर 1862 को दोस्तों इसकी मृत्यु हो गया था। यह मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था। इसका शासनकाल दोस्तों 1837 से 57 तक था, याद रखिएगा। और बहादुर शाह एक द्वितीय एक कवि, संगीतकार व शायर था और राजनीतिक नेता के बजाय सौंदर्यरागी व्यक्ति था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22। क्वेश्चन 22 बोल रहा है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस वर्ष में अधिनियम पारित किया गया था। तो देखिए दोस्तों, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए 1829 वर्ष में दोस्तों अधिनियम पारित किया गया था और ब्रह्म समाज के दोस्तों संस्थापक राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध समाज को जागरूक किया, जिसके फलस्वरूप इस सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाने पर विवश होने पड़ा था दोस्तों अंग्रेज को। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में 1829 ईस्वी में यह नियम 17वां द्वारा दोस्तों सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया और सिर्फ बंगाल प्रेसिडेंसी में यह लागू हुआ तथा 1830 ईस्वी में बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी यह लागू हो गया था सती प्रथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है कि पाकिस्तान नाम किस वर्ष गढ़ा गया था। तो देखिए दोस्तों, पाकिस्तान नाम जो है यह 1933 में गढ़ा गया था। मुस्लिमों के लिए एक पृथक राज्य के रूप में पाकिस्तान शब्द को सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र जो थे चौधरी रहमत अली, यह दोस्तों 1933 में गढ़ा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुन्ना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था। तो पुन्ना समझौता दोस्तों याद रखिएगा किसके किसके बीच हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य हुआ था और यह दोस्तों एरवादा के जेल में, जो कि 24 सितंबर 1932 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा 24 सितंबर 1932 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक दोस्तों लॉर्ड मिंटो को माना जाता है, क्योंकि उन्होंने 1909 भारत परिषद अधिनियम में सांप्रदायिक चुनाव की शुरुआत की थी, जहां मुस्लिमों को अलग निर्वाचक मंडल प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा लॉर्ड मिंटो। नेक्स्ट है, हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है। तो हमारा ब्रह्मांड दोस्तों 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा 13.7 वर्ष। देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का दोस्तों सर्वप्रथम सिद्धांत किसने दिया था। तो यह बिग बैंग सिद्धांत दोस्तों दिया था जॉर्ज लेमेंथियर ने, जिसे महाविस्फोट या बिग बैंग सिद्धांत बोला जाता था। और इस मत का प्रतिपादन दोस्तों जो कि यह पादरी थे जॉर्ज लेमेंथियर, बेल्जियम के थे दोस्तों, 1960 से 1970 में दिए थे। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.5 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड का एक विशाल अग्निपिंड था जो भारी पदार्थों से निर्मित था, लेकिन बिग बैंग प्रक्रिया के अचानक इसमें विस्फोट हुआ, जिसमें पदार्थ का बिखराव हुआ और काले व समान पदार्थ का निर्मित हो गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है कि सूर्य का प्रमुख तत्व है। तो सूर्य का प्रमुख तत्व दोस्तों हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। देखिए, सूर्य एक गैसीय गोला है दोस्तों, जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व दोस्तों इसमें 2.5% उपस्थित होते हैं, याद रखिएगा। सूर्य का जो केंद्र का भाग होता है उसे हम लोग करोड़ कहते हैं, जिसका तापमान की बात की जाए तो दोस्तों 1.5 गुने 10⁻7 सेंटीग्रेड होता है तथा सूर्य के बाहरी परत का सतह का तापमान दोस्तों 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 28। देखिए, क्वेश्चन 28 कहता है कि जिस तरह बैरोमीटर दाब से संबंधित है, ठीक उसी तरह सिस्मोग्राफ किससे संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, बैरोमीटर जो है यह वायु दाब मापने वाला यंत्र है और सिस्मोग्राफ जो है दोस्तों यह भूकंप मापने का यंत्र है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, भूकंप मापने का यह यंत्र है। और पायरोमीटर की बात की जाए दोस्तों तो यह उच्च तापमान को मापने का उपकरण है और फैदोमीटर समुद्र की गहराई मापा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग कितना % है।
तो देखिए दोस्तों, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग 0.03% है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, बोलता है कि मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है। तो मरियाना ट्रेंच दोस्तों याद रखिएगा, यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में अवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, पश्चिमी प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है कि अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो अफ्रीका में दोस्तों यह विक्टोरिया जलप्रपात जो है यह जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर जेमजी नदी पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, जेमजी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो टकला मकान मरुस्थल दोस्तों याद रखिएगा, यह चीन के दक्षिण पश्चिम सिनजियांग क्षेत्र में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, चीन में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 33। देखिए क्वेश्चन 33 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, जिसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ सुंदरी नामक वृक्ष भी पाया जाता है, जिस कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है, और डेल्टा नदियों को मुहाने पर उसके द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों को निक्षेपण से बनी त्रिभुजाकार आकृति होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि सिंगापुर का पुराना नाम क्या है। तो सिंगापुर का पुराना नाम क्या है दोस्तों, तो देखिए सिंगापुर का पुराना नाम आपका हो जाएगा टेमासेक, याद रखिएगा, टेमासेक यह दोस्तों सिंगापुर का पुराना नाम है। अगर दोस्तों आपसे जापान का पुराना नाम कहेगा तो निप्पन हो जाएगा, सूरीनाम का पुराना नाम कहेगा तो कोसल या फ्रेंच गुयाना, थाईलैंड का पुराना नाम हो जाएगा सियाम, और दोस्तों श्रीलंका का पुराना नाम हो जाएगा सिलोन, और मेडागास्कर का पुराना नाम मालागासी, और ताइवान को फॉर्मोसा, और इथोपिया का दोस्तों अर्बेसिनिया। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। तो विश्व का सबसे लंबा दोस्तों रेल मार्ग कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ट्रांस साइबेरियन रेलवे दोस्तों इसका निर्माण सन 1891 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, और 1905 में यह बनकर तैयार हो गया था, और यह दोस्तों वर्तमान में विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, और इसकी कुल लंबाई बाल्टिक सागर पर स्थित सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागर के तट पर स्थित ब्लावाटोस्की तक 9289 किलोमीटर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 36। देखिए 36 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बृहद विवर्तनिक प्लेट का उदाहरण है। तो बृहद विवर्तनिक प्लेट का उदाहरण कौन सा है दोस्तों, तो जो पैसिफिक प्लेट है दोस्तों यह बृहद विवर्तनिक प्लेट का उदाहरण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 37। क्वेश्चन 37 कहता है कि हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है, यह किस रूप में जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, यह असम हिमालय जो है दोस्तों इसको भागों में विभाजित करता है, तीस्ता और दिहांग के बीच अवस्थित है असम हिमालय, याद रखिएगा। देखिए आपको दोस्तों यहाँ पर 4 है, चारों आपको याद कराते हैं। देखिए सिंधु और सतलज कहेगा तो यह पंजाब हिमालय के मध्य हो जाएगा, सिंधु सतलज नदी के मध्य कहेगा तो पंजाब हिमालय, सतलज और काली नदी के मध्य कहेगा तो कुमाऊं हिमालय हो जाएगा, और काली और तीस्ता नदी के मध्य कहेगा तो नेपाली हिमालय हो जाएगा, और तीस्ता से लेकर देहांग तक कहेगा तो वह असम हिमालय हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 बोलता है कि भारत का कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, संविधान दिवस के रूप में हम लोग 26 नवंबर को मनाते हैं, और इसकी शुरुआत वर्ष 2015 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती से किया गया था, याद रखिएगा। कब, तो दोस्तों यह 2015 से मनाया जाना चालू हुआ है, और भारत का जो संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, और इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, जिसके फलस्वरूप दोस्तों इसी दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, और पूर्ण रूप से लागू दोस्तों संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है दोस्तों, यह अनुच्छेद 1 में लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 2 की बात की जाए तो अनुच्छेद 2 के तहत दोस्तों भारत की संसद के विधि द्वारा ऐसे निर्विध व शर्तों पर जो ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान किया गया है अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 में दोस्तों देखिए, नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों, क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन या भारतीय संसद विधि द्वारा की सकती है, वह अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 4 में दोस्तों पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची में संशोधन तथा अनुपूरक, अनुवांशिक और
परिपांपिक विषयों के उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधि के लिए इसी अनुच्छेद यानी कि अनुच्छेद 4 के अंतर्गत आती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 40, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। देखिए दोस्तों, समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन सा आता है, तो भारतीय संविधान में कार्य व दायित्वों में निर्वहन के लिए 3 सूची का निर्माण किया गया था, एक संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो देखिए दोस्तों, जो संघ सूची था वह संघ के अधीन था, राज्य सूची जो था यह राज्य के अधीन था, और समवर्ती सूची जो था यह केंद्र और राज्य दोनों के बीच अधीन था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 5 विषय दोस्तों, जिसमें शिक्षा, वन्य, नापतौल, वन जीव और पक्षियों का संरक्षण एवं न्याय प्रशासन को राज्य सूची से दोस्तों समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। तो 40 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा ऑप्शन 1, यह दोस्तों समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, इंडियन एयरफोर्स ने किस विदेशी युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेने को पहली बार दोस्तों राफेल भेजा है। तो याद रखिएगा, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट हो जाएगा ओरियन, याद रखिएगा ओरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 बोलता है कि शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2023 के विजेता का नाम बताइए। तो शांति के क्षेत्र में 2023 में जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं तो यह नरगिस मोहम्मदी थे दोस्तों, यह ईरान की रहने वाली थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा नरगिस मोहम्मदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 43 बोलता है कि पहली बार किस भारतीय राज्य को 5 इमारतों को खूबसूरत इमारत के लिए इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड मिला है। तो इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड दोस्तों यह तेलंगाना राज्य को मिला है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को खरीदने, बेचने, रखने और इसकी जुड़ी सेवाओं पर इनमें से कौन सा कानून लागू किया है। तो यह दोस्तों एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ, याद रखिएगा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, IRCTC के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं। तो IRCTC के दोस्तों नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर आपसे पूछेगा, तो याद रखिएगा यह संजय कुमार जैन बने हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा संजय कुमार जैन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करने वाला कौन सा संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित हो गया। तो यह दोस्तों 128वां, याद रखिएगा 128वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 47 बोलता है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने किन देशों में भारतीय राजनयिक मिशनों पर खालिस्तान समर्थक के हमलों को जांच की कंपनी संभाली है। तो यह दोस्तों याद रखिएगा अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का मेजबान है। तो कौन सा राज्य है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का मेजबान। तो याद रखिएगा गोवा। गोवा जो है दोस्तों यह अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का मेजबान है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, नोवाक जोकोविच को हराकर किस खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम विंबलडन पुरुष एकल 2023 खिताब जीता दोस्तों। तो कार्लेस अल्फाकाराफ, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं, अजय कुमार सरोज ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 को किस श्रेणी में गोल्ड मेडल जीता है। तो यह दोस्तों याद रखिएगा पुरुषों को 1500 मीटर में, पुरुषों का जो 1500 मीटर था दोस्तों, इसमें अजय कुमार सरोज ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 51 बोलता है कि वाहनों में लगे रियर व्यू मिरर द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है। तो वह दोस्तों 1 से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा 51 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा है कि जब हम बिजली बिल भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जब बिजली का बिल की इकाई की बात की जाए तो यह किलोवाट घंटा होता है और यह एक दोस्तों ऊर्जा की इकाई है। इसलिए हम के द्वारा जो खपत की गई विद्युत ऊर्जा की राशि को हम लोग भुगतान करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाए दोस्तों कि उपयोग हुए ऊर्जा के लिए, यानी कि एनर्जी के लिए। नेक्स्ट है कि चुंबक में सबसे अधिक आकर्षण किस भाग का होता है। तो चुंबक में सबसे दोस्तों अधिक आकर्षण जो होता है यह ध्रुवों पर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रॉकेट गति किस नियम पर कार्य करती है। तो देखिए दोस्तों, जो रॉकेट गति है यह न्यूटन के तीसरा नियम पर कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा न्यूटन का तीसरा नियम। देखिए, एक रॉकेट बहुत तेज वेग से गैसों का बाहर निकालता है और संवेग संरक्षण सिद्धांत के कारण रॉकेट आगे की ओर धकेला जाता है और इस प्रक्रिया में दोस्तों न्यूटन का तीसरा नियम कार्य करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि जब 1 जूल कार्य 1 सेकेंड में किया जाता है तो शक्ति होता है।
तो देखिए दोस्तों, शक्ति बराबर क्या होता है, तो कार्य बटा समय। तो शक्ति बराबर दोस्तों कार्य बटा समय होता है, यानी कि 1 वाट इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56 बोलता है कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। तो मायोग्लोबिन में दोस्तों हीम प्रोटीन है, जो कि ऑक्सीजन के लिए भंडारण स्थल के रूप में कार्य करता है, और इसमें दोस्तों लोहा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। देखिए दोस्तों, उत्पादक दिया गया है हिरन, और प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ, गौण उपभोक्ता घास, और अपघटक बैक्टीरिया दिया गया है। तो अपघटक दोस्तों बैक्टीरिया और कवक हो जाएगा। प्राथमिक उपतक यानी कि बकरी हिरन हो जाता है। द्वितीय उत्पादक दोस्तों सांप और भेड़िया हो जाता है। गौण उपभोक्ता है दिया गया है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 57 का राइट डी हो जाएगा दोस्तों, अपघटक बैक्टीरिया, जो कि है दोस्तों सही सुमेलित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। देखिए दोस्तों, जो प्राथमिक उपभोक्ता में, तो प्राथमिक उपभोक्ता में दोस्तों बकरी और हिरन आ जाएगा, और जो दिया है जो कि यह दोस्तों गलत है, लेकिन हम लोग को सही चूज करना है। तो जो ऑप्शन डी दिया गया अपघटक, यह दोस्तों बैक्टीरिया और कवक होता है, तो यह बिल्कुल राइट है, अपघटक बैक्टीरिया। नेक्स्ट है कि मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विस्वतन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो 58 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा दोस्तों, ब्रिक यानी कि किडनी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 शुष्क स्थान मरुस्थलों बर्फीलों में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, उसे हम लोग जीरोफाइट कहते हैं। जो शुष्क स्थान पर उगने वाले पौधा हैं उसे हम लोग जीरोफाइट कहते हैं। अगर दोस्तों हेलोफाइट की बात की जाए, तो हेलोफाइट में दोस्तों नमक युक्त मिट्टी वाले पौधे में उगते हैं, याद रखिएगा। नमक युक्त मिट्टी वाले पौधे को हेलोफाइट कहते हैं। हाइड्रोफाइट दोस्तों याद रखिएगा, यह जलीय क्षेत्र वाले पौधे हैं हाइड्रोफाइट। और सेक्यूलेंट, या दोस्तों पौधों का मोटा भाग जिसमें पानी जमा रहता है उसे हम लोग सेक्यूलेंट कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, टाइफाइड तथा कॉलरा उदाहरण है। तो टाइफाइड और कॉलरा जो है दोस्तों, यह जलजन्य रोगों का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, जलजन्य रोग। सलेमोनेला टाइफी बैक्टीरिया द्वारा दोस्तों यह संदूषित जल को पीने से टाइफाइड तथा विब्रियो कॉलेरी से संदूषित जंतु या भोजन खाने में कॉलरा होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में जल होता है। तो मानव शरीर में जल दोस्तों लगभग 70% यानी कि दो तिहाई जल होता है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा, लगभग 70%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 बोलता है कि सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। तो सौर ऊर्जा दोस्तों देखिए, क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा जो है दोस्तों यह एटीपी में बदलती है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में। क्योंकि दोस्तों क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है जिसमें उपस्थिति क्लोरोफिल नामक वर्णक पत्ते को हरे रंग के कारण होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। तो किस हार्मोन में दोस्तों आयोडीन मिली होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थायरोक्सिन हार्मोन में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पौधे में पानी पहुंचाया जाता है। तो पौधे में दोस्तों पानी जाइलम के द्वारा पहुंचाया जाता है, याद रखिएगा। और फ्लोएम का द्वारा दोस्तों भोजन को पौधे के अन्य भागों में संवहन किया जाता है, फ्लोएम के द्वारा। नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि सुमिलित कीजिए। तो देखिए दोस्तों, शून्य द्रव्यमान जो हो जाएगा ये आपको न्यूट्रॉनों का हो जाएगा दोस्तों, यानी कि उदासीन होता है। तो शून्य द्रव्यमान न्यूट्रिनों का हो जाएगा। और फिर दोस्तों आंशिक आवेश, आंशिक आवेश दोस्तों ये आपका क्वार्क हो जाएगा। और आंशिक प्रचक्करण कहेगा तो पॉजिट्रॉन हो जाएगा। और पूर्णांक प्रचक्करण कहेगा तो यह दोस्तों फोनॉन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका ये आपका राइट हो जाएगा, 2, 3, 1, 4, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 66 बोलता है कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है। तो क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग दोस्तों यह रंगीन रसायनों के मिश्रण को पृथक करने की एक रासायनिक तकनीकी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा कि एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है। तो देखिए दोस्तों TNT यानी कि ट्राई नाइट्रो टोल्यूइन दोस्तों यह विस्फोटक है। ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन यह भी विस्फोटक है दोस्तों। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म यह दोस्तों विस्फोटक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 68। देखिए 68 क्वेश्चन कह रहा है कि फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो फायर अलार्म में दोस्तों याद रखिएगा फोटो सेल का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, फोटो सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है दोस्तों कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जाँच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है। तो 69 का आपका राइट होगा दोस्तों। देखिए याद रखिएगा, शराब पीकर वाहन चलाने के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस द्वारा
फिल्टर पेपर पर दोस्तों पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों ए, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों का वर्गीकृत किसने किया था। तो परमाणु संख्याओं के आधार पर दोस्तों तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था, तो मोसले साहब ने, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मोसले साहब। देखिए दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त में विभाजित किया गया है, याद रखिएगा। प्रत्येक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोस्तों 1 से 8 तक बढ़ती है और आवर्तों में तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 71 कहता है कि निम्नलिखित गैसों में से किसकी वजह से ब्रेड या केक फूलता है और नरम को सुगंधित बन जाता है। 73 का ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, जब पानी में दोस्तों गूंथे हुए आटे में बेकिंग सोडा मिलाया जाता है तो रासायनिक क्रिया में फलस्वरूप दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस निकलती है और यह कार्बन डाइऑक्साइड बुलबुले के रूप में निकलने लगती है, जो ब्रेड या केक को नरम तथा सुगंधित बना देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 बोलता है कि कोस्का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है। तो कोस्का सिद्धांत दोस्तों यह विषाणु पर लागू नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है कि विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। तो देखिए दोस्तों, जैव विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तावित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसका आप लोग का पीडीएफ चाहिए तो हमारा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पे दोस्तों फुल 150 क्वेश्चन का आपको, जिसमें मैथ, रीजनिंग और प्लस में जीके जीएस का फुल डिस्कशन के साथ दोस्तों वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया गया है। तो अब दोस्तों वहाँ पे जुड़ने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइए। और आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और अपने अन्य ग्रुप में भी इसको लिंक को शेयर जरूर कीजिए ताकि आप लोग दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। चलिए दोस्तों, इस सेट का सेकंड लास्ट है। बोलता है कि जंतुओं का वह कौन सा समूह विशेष रूप में मुक्त रूप रहने वाला समुद्री जीव है। तो देखिए दोस्तों, जो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 74 का ऑप्शन नंबर बी, ये दोस्तों इकाई डोर्मिनेटा यानी कि शूलचर्मी। देखिए सर दोस्तों, संघ इकाई डोर्मिनेटा या जंतु को पूर्णतः समुद्री होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। तो मानव के आमाशय में दोस्तों याद रखिएगा कौन सा, तो ग्रासनली और ग्रहणीय के बीच उपस्थित होता है यह आमाशय। देखिए दोस्तों, जो ऑप्शन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिया गया है यह आपका बिल्कुल राइट है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यह आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, कि मानव के आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है दोस्तों। इससे ऑक्सीटोन कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जो कि भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है और एंजाइम को क्रिया को तीव्र कर देता है, याद रखिएगा। इसके आगे से दोस्तों आपका मैथ है, उसके बाद रीजनिंग है, तो आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसको बना लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।